हेलो स्टूडेंट, आपको पीडीएफ मिल जाएगा आज। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करें। पीडीएफ आने के बाद, मिलने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। फिर एक दिन, ठीक है, आपका जो कोऑर्डिनेटर है, कौन कौन कोऑर्डिनेटर है? एक विठल सर है और एक किशोर सर है। ठीक है, उनसे आप ले लेना, मैं सेंड कर दूंगा। मैं राम सर को सेंड किया हूं और वो उनको सेंड कर दिए। ले ले, आप उनसे लेने की जरूरत नहीं हो, तो मैं भेज देंगे। चलो स्टार्ट करें। मिल जाएगा आपको, अब उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आराम से रहो, मिल जाएगा। मैं बोल दिया हूँ। समझ में आ गया नवजोत सिंह? तो कल हमने क्या पढ़ाया था? हाइलोजन फैमिली के बारे में थे, कल पढ़ रहे थे। हाइलोजन फैमिली पढ़ रहे थे ना, ग्रुप नंबर 17, हाइलोजन फैमिली। ठीक है, भेज दियो निहारिका। कल हम लोग हाइलोजन फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आवाज आ रही है ना? देखो, अब इसमें आपको पीडीएफ में सब नहीं पढ़ना है, मैं अब बता दे रहा हूँ। जिसको पीडीएफ मिल जाएगा वो डे 10 लिख लेना। डे 10, डे 10 आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें 8, 9 और 10 होगा। तो आपको 8, 9 नहीं पढ़ना, डे 10 करना। डे 10 में आपको कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 से लेके और 1 से लेके 45 तक। आज अब इसको आप होमवर्क में लिख लेना, इसको आप करना। मेरे को मैसेज मत करो, जो पीडीएफ आपको मिला होगा वही पीडीएफ, अब उसमें कंफर्मेशन की क्या जरूरत है। ये पीडीएफ नहीं, ये आपको 8, 9, 10 का होगा। आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें डे 10 होगा। ठीक है, आप 1 से 45 बना लेना, अब मिल जाएगा, उसमें डे 10 होगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का नहीं, डे 10 वाला। ओके ना? कोई मिल गया ना? उसमें डाउट नहीं है ना किसी को? वो बना के लाना, कल हम डिस्कस करेंगे। बराबर है क्या? आई विल डिस्कस टुमारो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कल हाइलोजन फैमिली हो गया था ना, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18 के बारे में डिस्कस करना था। आंसर्स भी हैं, तो आप कल करके लाना, हम डाउट क्लियर करेंगे कल। आपको सब क्वेश्चन सोल्व करना है। चलो ग्रुप नंबर 18 के बारे में पढ़ते हैं। राइट डाउन ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18
सबको मिल जाएगा पीडीएफ, कोई नाम और कोई किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, सबको पीडीएफ मिलेगा, आराम से रहो। पीसीएम और पीसीबी दोनों बैच को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सर का कोऑर्डिनेटर अलग अलग हैं, दोनों भेज देंगे। वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा धैर्य रखो, मिल जाएंगे, मैंने बोल दिया है। ग्रुप नंबर 18 पे ध्यान दो, पीडीएफ का नाम क्या हो, उसमें डे 1 डे 2 डे 9 लिखा रहेगा। अब आओ ग्रुप नंबर 18 पे। ग्रुप नंबर 18 को हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ग्रुप नंबर 18 को हम, ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 8 होता है, और वैलेंसी हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, हीलियम का 2 होता है, वैलेंसी इसका 0 होगा, इसीलिए इसको जीरो वैलेंट भी बोलते हैं। इस ग्रुप को हम जीरो वैलेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस ग्रुप को हम नोबेल गैस, नोबेल गैस के नाम से, नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसको हम इनर्ट गैस के भी नाम से जानते हैं, इनर्ट गैस। इसको हम एरोजेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि एयर में बहुत कम होता है, एरोजेन के नाम से जानते हैं, एरोजेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको रोमन में हम 8A से लिखेंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, इसलिए हम 8A से लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जीरो वैलेंट ग्रुप। जीरो वैलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका वैलेंसी जो है 0 होता है। नोबेल गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन वगैरह नहीं करता है, इनर्ट गैस, एयर में बहुत कम मिलता है, इसको एरोजेन बोलते हैं, 8A, ठीक है, 8A के नाम से जानेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, वैलेंसी 0 ना, ऑक्टेट कंप्लीट है ना इसका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 बट वैलेंसी इज 0। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है एरोजेन, कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, 0 इलेक्ट्रॉन से रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब बताओ इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। व्हाट विल बी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है, NH2 NP6, where N belongs to 2 to 7, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन वगैरह का हम बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो रिएक्शन करता नहीं है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि ये हीलियम वगैरह जो है वो हीलियम, नियॉन, क्या हीलियम 2 भी होता है, होता है क्या, क्या हीलियम 2 भी होता है, नहीं, नहीं होता है ना। तो हम इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, हम इसको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। हीलियम 2 नहीं होता है, मोनो का मतलब होता है एक, और एटॉमिक मतलब एक एटम, यानी एक एटम कंबाइंड होता है, उसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक।
लिख लिया सबने? हाँ, दे आर स्टेबल। विदिता, स्टेबल होते इसलिए रिएक्शन नहीं करते हैं ना। चलो, तो हमारा ये ग्रुप नंबर सॉरी पी ब्लॉक हो गया। अब एक चीज हम और लिखेंगे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सगड़े एक साथ मिला के हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो नोट डाल के हम लिखेंगे कि रेडॉन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ लिख लो, छूट गया था। रेडॉन जो लास्ट वाला है, नीचे वाला रेडॉन, रेडॉन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। स्वाति बिल्कुल सही। रेडॉन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लिख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम नोट डाल के लिखेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, S block element and P block element are called S block element and P block element are called S block element and P block element are called सब नॉन मेटल ही है, are called representative element। representative element are called representative element और normal element भी बोलते हैं। normal element, S block and P block elements are called representative element और इसको हम normal element भी बोलते हैं, except inert गैस। हम इनर्ट गैस को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते। इनर्ट गैस इज नॉट ए नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों ऐसा? बिकॉज इनर्ट गैस इज नॉट ए part of inert gas is not a part of representative element inert gas is not a part of representative element because inert gas is not a part of representative element because its piece of shell is completely filled। तुम देखे होगे कि इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन में पूरा पी भरा हुआ है, और जब पूरा पी भर जाता है ना तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब होता है जिसका पी जो सबसे लो पार्शियल फिलअप होना चाहिए, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। अगर वो पार्शियल फिलअप नहीं है तो हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोलते हैं। इफ piece of shell is partial filled का मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्शियल फील्ड? यानी P1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो, P5 हो, P6 नहीं हो। If piece of shell is partial filled is called P या S is called representative element। अगर S के बारे में हम बोले तो S जो है S1 और S2 ये भी चलेगा। तो या तो
एस में 1 और 2 होना चाहिए, और एस में 1 2 होना चाहिए, और पी में 1 2 3 4 होना 5 तक होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे कि ओ पार्शियल फिलअप है। तो अगर P 1 2 3 4 5 है और S 1 2 है तो हम उसको पार्शियल फिलअप बोलेंगे, और इसीलिए उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अगर वो पूरा भर जाएगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से नहीं जाना जाता है। जैसे कि इनर्ट गैस, इनर्ट गैस इज नॉट ए पार्ट ऑफ, इनर्ट गैस इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नहीं, हीलियम को भी नहीं बोलेंगे, हीलियम इज ऑल्सो इनर्ट गैस ना। अथर्व साहा, हीलियम बाहर है क्या इनर्ट गैस से? फिर बोलोगे सर उसमें हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है ना। नहीं, जो स्टेबल है उसको नहीं बोला जाता, कुल मिला के ये है। अच्छा, इट कैन बी H2, हाँ है, लेकिन वो एक्सेप्शनली में आता है ना। हीलियम एक्चुअल में क्या है, इनर्ट गैस का पार्ट है। हाँ, नो डाउट उसका कॉन्फ़िगरेशन 1H2 होता है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ इनर्ट गैस। वन एच टू हीलियम का होता है श्री गुरु, 1H2 हीलियम का होता है, बट दिस वन इज ए पार्ट ऑफ इनर्ट गैस। लिख लिए। हाउ एस सेल कैन बी पार्शियल फील्ड, एस सेल फील्ड जैसे मान लो सोडियम है तो 1H2 2H2 2P6 3S1, 3S1 है तो इसको पार्शियल बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, पार्शियल। सबने नोट डाउन कर लिया? ओके, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को किस नाम से जानेंगे? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को किस नाम से जानेंगे? रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट। बताओ कौन सा ऐसा ग्रुप है जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का पार्ट नहीं है एस और पी में? एस और पी में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का पार्ट नहीं है? इनर्ट गैस, बिल्कुल सही। तो हमने एस और पी के बारे में जान लिया, अब किसके बारे में पढ़ेंगे तुम लोग बताओ? एस इज पार्शियल फील्ड H2 नहीं, डी ब्लॉक। उसके बाद पी वाला खाली होता है ना, जैसे तुम सोचोगे कि सर Mg का है 1H2 2H2 2P6 3H2, सर ये तो पूरा भर गया। नहीं, यहाँ पर 3P क्या है, खाली है। यहाँ 3P खाली है ना, 3P खाली है ना यहाँ पे।
3 में रहने वाला एस से तो भर गया है, लेकिन पी खाली है ना, इसीलिए बोला गया है। तो एस कुल मिला के ये सोचो कि इनर्ट गैस को रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाता, बाकी सारे ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। एस और पी को, एस और पी के सारे ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। अब हम पढ़ने वाला डी ब्लॉक। तो नाउ ट्राई डिसाइडिंग डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मुझे बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप से स्टार्ट होता है और किस ग्रुप तक होता है? डी ब्लॉक विल बी स्टार्ट फ्रॉम विच ग्रुप? 3 to 12, सही है। 31 बोला है। एटॉमिक नंबर पूछ रहा हूं। ग्रुप नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 ग्रुप नंबर 12 तक होता है। तो मुझे बताओ सेकेंड बात कि किस पीरियड से स्टार्ट होता है और किस पीरियड तक होता है? किस पीरियड तक? एक आंसर आ गया संस्कार का। संस्कार गंभीर 3 पीरियड से, 3 पीरियड से होता है। बेवकूफ हो क्या? 4th पीरियड से होता है ना। तुम्हारे पास पीरियड टेबल है कि नहीं? 4th पीरियड टू 7th पीरियड तक होता है। फोर पीरियड से 7 पीरियड। हाउ इज सेकेंड ग्रुप? तुम ही लोग बोले हो सेकेंड ना, मैं तो गलती से, मैं तो 3 लिख रहा था ना। 3 से 12, गलती से 2 हो गया है। तो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक ग्रुप होता है। और 4th पीरियड से 7th पीरियड तक ग्रुप होते हैं, पीरियड होते हैं 4 से 7। अब मुझे बताओ विच वन इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? विच वन इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? स्कैंडियम, मालूम है ना? स्कैंडियम। स्कैंडियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम आगे बात करेंगे, बट डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट आगे हम बात करेंगे। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, सीओ, एनआई, कॉपर, जिंक होता है ना जी। संस्कार जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी बात करेंगे अभी धीरे धीरे बात, अभी तो लिख रहे हैं ना हम, आगे आगे क्यों जा रहे हैं आप? स्कैंडियम के नीचे क्या होता है? वाइट्रियम, फिर क्या होता है? लैंथेनम, फिर क्या होता है? एक्टिनम। यहाँ क्या होता है? टी जरा, जिरकोनियम, हाफनियम, और यहाँ टी जरा हाफ, रदरफोर्ड आरएफ। यहाँ क्या होता है? आरएफ। ठीक है, बाकी आप, मैं बीच में छोड़ दे रहा हूं, बाकी आप लिख लोगे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, और यहाँ होता है कोपरनियम। बीच वाला का भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा है डी ब्लॉक का, ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है,
ये 6th पीरियड है और ये 7th पीरियड है। दिस वन विल बी 4th, 5th, 6th, 7th। ये ग्रुप नंबर 12 है, सॉरी ये 3 है, ये 4 है, 5 है, स्पेस नहीं है इसलिए तुम नोटबुक पे या तो तुम भी स्किप कर दोगे क्योंकि तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है ना। और जाते जाते हम कहाँ तक चले जाएंगे, ग्रुप नंबर 12 तक। 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ग्रुप नंबर 12 से स्टार्ट होता है। ग्रुप नंबर, सर ब्लॉक याद करने का आपने ट्रिक नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ ना, काहे भाग रहे हो। तो 4th ग्रुप से 7th ग्रुप में जा रहे हैं और 4th पीरियड से 7th पीरियड में जा रहे हैं। दिस वन विल बी रिप्रेजेंट पीरियड और दिस वन विल बी रिप्रेजेंट ग्रुप। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। तो नाउ विल स्टार्ट। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी 21 से लेकर 30 तक इसको हम बोलते हैं यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। अब क्यों बोलते हैं 3D सीरीज हम बात करेंगे बाद में, पहले हम लिख लेंगे 3D सीरीज। व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज हम बाद में बात करते हैं। वाइट्रियम से कैडमियम तक इसको हम बोलते हैं 4D सीरीज। लैंथनम से हाफनियम तक इसको हम बोलते हैं 5D सीरीज। एक्टनम से हम बोलते हैं रदरफोर्डियम तक, इसको हम बोलते हैं 6D सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं 6D सीरीज। एक नीचे नहीं दिख रहा है लग रहा है। तो स्कैंडियम टू जिंक इज नोन एज 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ये वाइट्रियम, कैडमियम, लैंथनम, मर्क्यूरी, एक्टिनम, कोपर्नियम, स्टार्टिंग और लास्ट। ठीक है, जहां तक याद करने का बात है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, एससी फॉर साइंस, साइंस टीआई, टीआई फॉर टीचर। अभी मत सोचना कि टीचर को टी लिखे, टीआई है। तो ये याद करने के तरीके हैं, नहीं कि रूल नहीं है। साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन। फेको निकू, फेको, फेको निकू, फेको निकू जिंक, फेको निकू जिंक, फेको निकू जिंक। एक्टनम टू कोपर्नियम फेरे, एक्टनम टू कोपर्नियम को हम 6D सीरीज बोलते हैं। इसमें जो बीच वाला है ना वो गायब कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर लैंथनम के बाद क्या आता है, लैंथनम के बाद बीच वाला गायब हो जाता है, यानी लैंथनम, यहाँ हाफनियम लिख दिया क्या मैंने, क्या लिख दिया लैंथनम, लैंथनम के बाद यहाँ बीच वाला एक ब्लॉक आता है वो गायब हो जाता है, और हाफनियम से लेके मर्क्यूरी तक। और यहाँ एक्टनम, एक्टनम से रदरफोर्डियम आता है, आरएफ आता है,
क्योंकि बीच वाला यहाँ ए ब्लॉक आता है, वो गायब हो जाएगा और RH से आ जाएगा कोपर्नियम तक। इसको 5D सीरीज बोलते हैं, 6D सीरीज। हाँ देखो यहाँ लैंथनम है, LA है लैंथनम। लैंथनम के बाद यहाँ कुछ ए ब्लॉक आता है, वो नहीं लेना है, ठीक है। तो लैंथनम के बाद यहाँ हॉफनियम आएगा, हॉफनियम से मर्क्यूरी तक। यहाँ एक्टिनम के बाद आता है एक्टिनाइट सीरीज, वो नहीं लेना है। एक्टिनम के बाद रदरफोर्डियम और रदरफोर्डियम के बाद कोपर्नियम तक। तो AC एक्टिनम, फिर रदरफोर्डियम, देन कोपर्नियम तक। याद करने का तरीका, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, साइंस टीचर वेरी क्रूड मैन, फेकोनिकू जिंक, फेकोनिकू। साइंस टीचर कैन बी वेरी क्रूअल मैन, वो भी याद कर सकते हो। अब देखो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? तो बाद में डिस्कस करेंगे। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। हम लास्ट में समझेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है और ये क्यों इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, तो लास्ट में हम लिख लेंगे कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहलाता है और किसको बोलते हैं। SC और RF आप लोग लिख लिए। कोपर नियम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट, हाँ उसको बोलते हैं। अभी 7th पीरियड के बारे में क्या होता है ना, इनकम्प्लीट होता है ना, तो ज्यादा उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए हम कोपर नियम के बारे में अभी ज्यादा हम नहीं बात करेंगे, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो जहाँ सस्पेंस है वहां हम बात नहीं करते हैं। तो 7th पीरियड इज नॉट कंप्लीटेड, तो उसमें उसके बारे में अभी हम सब चीज कंफर्म चीजें हम बात नहीं करते हैं, मतलब बुक का भी वो पॉइंट नहीं बना है। आने वाले दिनों में अगर हो जाएगा तो कोपर्नियम को भी मान लिया जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन अभी तक 7th पीरियड को इनकम्प्लीट बोल के हम बच के निकल जाते हैं, तुम भी बच के निकल जाना। आवाज आ रही है क्लियर? ओके जी, आपने सब लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब कुछ कुछ हम इसके प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट वो मोस्टली मेटल होते हैं, मतलब ज्यादा ये मेटल होते हैं। तो लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट आर मोस्टली मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट आर मोस्टली मेटल। लिखो, राइट डाउन करो पहला पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्टली मेटल। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है मोस्टली क्या होता है, मेटल होता है। उसमें सेकंड पॉइंट लिखना, मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन
लिक्विड फेज। मर्क्यूरी मेटल होते हुए भी किस फेज में होता है? लिक्विड फेज में। सब पढ़े होंगे 9th में, 9th 10th में। तो मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। बाकी सब किस फेज में होते हैं? सॉलिड फेज में। केवल मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड फेज में होता है। मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। ठीक है। नेक्स्ट, मेटल है तो करंट तो फ्लो ही होगा। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इसमें अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होता है। नेक्स्ट लिखेंगे कि इनको हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है। तो इट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। इट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज करते हैं। इन सब में जो सबसे इनका, अब ये दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज। तो सॉलिड में जब रहते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड फेज में होते हैं। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसमें होता है टंगस्टन का। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इससे क्या होता है, इसको हम जो घरों में बल्ब वगैरह यूज करते हैं, हम बल्ब के तौर पे, बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है। अब तुम सुने होंगे कॉपर, जब सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट बनाया जाता है तो वो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर दिखाता है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कलर दिखाता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स जम मारते हैं और जम के वजह से ये कलर दिखाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जम मारते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताया हूं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड बताया हूं ना, अनपेयर्ड नहीं बताया हूं। चलो पहले लिख लो तब बताते हैं। इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिख लो पहले फिर बताता हूं। इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड के वजह से इट शो कलर। और ये होता है इट इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है समझाता हूं। तीनों पॉइंट एक ही साथ समझेंगे हम। पहले लिख लो, अभी और भी चीजें समझना है। Why finger become green when
वाटर कॉपरिंग क्यों होता है विदिता? फिंगर ग्रीन क्यों हो जाता है कॉपरिंग में? कॉपर ऑक्साइड बनाता है ना। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? जो उसके लेयर है वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ग्रीन इन कलर। जो घर में देखते हो बर्तन वगैरह यूज करते हैं, कॉपर के बर्तन छोड़ देते हैं तो बहुत दिन के बाद क्या होता है, उससे ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, तो ऑक्साइड का लेयर होता है। यहाँ पर हमें पैरामैग्नेटिक कलर और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तीनों बातें एक साथ समझेंगे। उसके बाद हमें और भी चीजें समझना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, जिंक कैडमियम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होता है। इसके बाद 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, 4D सीरीज क्यों बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल फॉर्म की वजह से। ग्रीन विट्रॉल नॉट रिंग फिंगर बिकम ग्रीन। ग्रीन विट्रॉल राइटिंग हो गया। चलो, तो इससे पहले मैं तुम्हें और भी चीजें सिखाऊं तो पहले हम अनपेयर्ड और पेयर्ड समझ लेते हैं और थोड़ा सा और हम बातें समझ लेंगे। तो इससे पहले हम तुम्हें ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में या 3D सीरीज के बारे में समझाएं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तब हम बात करेंगे अनपेयर्ड और पेयर्ड के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे पेयर्ड, अनपेयर्ड और कलर और पैरामैग्नेटिक। ध्यान दो, जैसे मान लो आयरन का है, जल्दी से बताओ आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट विल बी एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन? एक आंसर आया, दो आंसर आया निहारिका का, रोहन का। बाकी एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26, बिल्कुल करेक्ट है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4h2 एंड 3d6। अब मुझे जल्दी से बता दो कि आउटर सेल कौन है? आउटर सेल कौन है? पूरा नाम लिख के बताओ, आउटर सेल कौन है? आउटर सेल कौन है? आउटर सेल कौन है? तो मात्र 3 जने का सही हुआ, एक हेट गला का और एक संस्कार का, एक जयंत का भी अभी आया, इसके बाद समृद्धि का भी है, और भी कुछ है जो आगे निकल गए। तो आउटर सेल इज दिस वन। ये आउटर सेल नहीं है। अरे ये एनर्जी के अकॉर्डिंग पहले भर दिया जाता है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम 1 2 3 4, 4s आउटर सेल है कि 3D है, तो तुम बोलोगे ये है सर, ये है ना, भरने के लिए भर दिया गया है पहले, लेकिन है तो 4s है। अब मान लो घर है
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4। अब तुम इसमें स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेजे, तुम 3 के बदले 4, तुम 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 पहले 4 को नहीं भेज के पहले तुम यहाँ 3 को भेज दिए, पहले इसको भेजे फिर इसको दिए, तो क्या तुम्हारा लास्ट घर 3 है? नहीं, लास्ट घर 4 है, पहले लिख दिया गया है वो। लास्ट घर 4 है ना, तो याद रखना इस चीज में कि आउटर जो सेल होता है वो इसके पहले वाला नाम लिया जाता है, 3 में खासकर। तो आउटर सेल जो होता है वो 4s होता है। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से, अगर लूज करने की बारी आएगी तो तुम इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करना चाहोगे? 3d6 से लूज करना चाहोगे या 4s से? 3d 4s से, कुछ 3d बोल भी दिए हैं। 4s से लूज करना चाहोगे, 4s से अगर लूज कर दोगे उसके बाद किससे लूज करोगे? 3d से, बिल्कुल। तो फर्स्ट वी लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s देन 3d। तो याद रखना इस बात को, 2 बातें हमने बताया तुम्हें। आउटर सेल 4s है, उसके बाद जस्ट उसके इनर 3d है। तो पहले 4s है, उसके बाद 3d है, इसीलिए हम पहले 4s से लूज करते हैं, उसके बाद 3d से लूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट के 2 देखो, ये तो पूरा भरा होता है, कोई मतलब नहीं है। लास्ट के दो देखो, ये और यहाँ पर, ये तुम्हें फिलअप करने आता है ना, ये सब सिखाया हूँ फंडामेंटल में, मालूम है ना, सब है, ये सिखाया हूँ ना फिलअप करने को। हाँ, 6 है, तो 1 2 3 4 5, अंकल 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 आंटी, 6, ये सब सिखाया हूँ ना। ये मत बोलना कि सर नहीं आता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, जिसमें केवल अंकल है, जिसमें केवल अंकल हैं उसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अभी अंकल का शादी नहीं हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी वो अनपेयर्ड है, पेयर नहीं है वो। और जिसमें अंकल आंटी दोनों है उसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? पेयर्ड है। ये क्या है? अनपेयर्ड है। और जब हम इस तरह से लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी जब इस तरह से हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर लिखा होगा ग्राउंड स्टेट तो हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, हम उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट भी होता है और बाद में हम देखेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड नहीं पूछा जाएगा, अनपेयर्ड पूछा जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। 1 2 3 4, 4 है। जहां अनपेयर्ड होता है उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड हो, यानी आयरन जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड हो, और ये अट्रैक्टेड होने का रीजन यही है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। तो जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वो पैरामैग्नेटिक है। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। और जिसमें केवल सिर्फ पेयर्ड ही पेयर्ड है, वन पेयर्ड, देखो पेयर्ड बहुत सारा है, ये सब भी पेयर्ड है, ये सब पेयर्ड है, तो पेयर्ड नहीं पूछा जाता आपसे, अनपेयर्ड पूछ लिया जाता है। तो अनपेयर्ड 4 है, 4 है तो क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक।
क्यों पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जो मैग्नेट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम पैरा मैग्नेटिक के नाम से जानते हैं। व्हाट अबाउट आयरन प्लस 3 आयन? पहले रोहन ये लिख लीजिए, फिर मैं बात करता हूं उस पर। रोहन जी, सर तो इफ इवन वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, हाँ वो भी अगर एक भी अनपेयर्ड रहेगा ना निहारिका, सॉरी हाँ निहारिका ने भेजा है, तो भी अनपेयर्ड होगा, लेकिन वो मैग्नेट की तरफ कम अट्रैक्ट होगा। जिसमें अनपेयर्ड ज्यादा रहेगा ना वो मैग्नेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और जिसमें कम रहेगा वो कम अट्रैक्ट होगा। इसके लिए देखते हो कि आयरन ज्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि आयरन में 4 अनपेयर्ड है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट पे हम निकालते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ग्राउंड स्टेट वाला है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट वाला है। सरफील्ड गोल्ड क्यों नहीं अट्रैक्ट होता, गोल्ड में अनपेयर्ड कम होते हैं, अनपेयर्ड कम होते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। आयरन इज मोर मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक देन आयरन, Fe is more, क्या लिख के भेजो श्री गुरु, Fe is more पैरामैग्नेटिक देन आयरन। आयरन और Fe अलग चीज होता है। एमएन, एमएन, एमएन में ज्यादा हो जाएगा, एमएन में 5 अनपेयर्ड मिलेंगे। हाँ, चलो आगे बढ़ो। अब ध्यान दो, जहां अनपेयर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर दिखाता है, इलेक्ट्रॉन जम मारते हैं दूसरे ऑर्बिट में जाता है, और वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो लिख लेना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कलर, यही कलर दिखाते हैं। और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, यही करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं, और वही कलर दिखाते हैं, क्योंकि जब जंप मारते हैं ना तो कलर दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आयरन +2 का, और आयरन आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आयरन +3 का, तो आप जल्दी से मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए कि आयरन +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जल्दी से मुझे लिख के दिखाइए, टॉपिक पे बात कीजिए। भाई फाइल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट सब बाद में बात करेंगे, पहले टॉपिक पे बात कीजिए। वाई यू आर इग्नोरिंग, ऐसा नहीं है बराद, तुमसे मेरा दुश्मनी है क्या, ऐसा बात नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, पागल उगल हो क्या, मैं तुम्हें क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं इसलिए वो बोल नहीं रहा हूँ, इट्स मैग्नेटाइट मेड फॉर विच एलिमेंट,
अभी हम इस टॉपिक से बात रिलेट कर रहे हैं ना, हम इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अभी हम कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम कम है ना, तो उसी टाइम में हमें कंप्लीट करना होता है। ब्लू कलर क्यों दिखाता है? ब्लू कलर इलेक्ट्रॉन्स के जंपिंग की वजह से होता है। तो मुझे जल्दी से बेटर ये रहेगा कि जो मैं चीजें पढ़ाऊं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है टाइम के साथ। एक तो ऑनलाइन चल रहा है ना, तुम लोग किस्मत खराब है, देख रहे हो कि तुम लोग कोरोना बैच हो गया तुम लोग का, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ही 10th पढ़े, तुम लोग का नॉलेज अभी बहुत कम भी हो गया, ऑनलाइन ही टीचिंग भी कर रहे हो और तुम्हारा रिजल्ट भी 10th का मार्क्स तुम लोग 10th का मार्क्स डायरेक्ट भी मिलने वाला, कैंसिल भी हो गया। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बोलिए जी? 4s क्या होगा? 0। कहां से इलेक्ट्रॉन लूज करोगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज फ्रॉम 4s। बिल्कुल सही। अगर लूज यहां से खत्म हो जाएगा तब यहां करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s। अभी देखो इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैं लिख दिया हूं, अब तुम्हें मत पूछना कि सर लिखना जरूरी है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हमने लिख दिया है तुम्हें समझने के लिए, कोई नो नीड टू राइट। 3p6 मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि तुम समझो। और एक चीज यहाँ पर 3d6 है, 5 कहां से आ गया? 3 दो ही लूज किया था ना, 3 लूज करना है, तो 2 यहां से लूज किया और एक और लूज करना है, तो 3d क्या हो जाएगा? 5। तो 2 यहां से लूज किया और एक यहां से लूज किया, 2 यहां से लूज किया और एक यहां से लूज किया। मुझे बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड बताओ, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कितना है? अनपेयर्ड कितना है यहाँ पे? अनपेयर्ड है 4, है ना। और यहाँ अनपेयर्ड कितना है? यहाँ 3 है कि 5 है? 5 है। यहाँ अनपेयर्ड 5 हो गया। 1 2 3 4 5। यहाँ अनपेयर्ड कितना है? यहाँ सारा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 ही है, समझ लो का। और थर्ड था बाय, क्यों बाय? कितने बजे तक लेक्चर है? 1:15 तक है ना। भूख लग गई क्या तुम्हें? ये बातें आपको समझ में आई क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम कल बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, कि व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कल तो हम डीपीपी आपको जो आपको डे 10 में डिस्कस करने वाला हूं। तो कल आपको डे 10 जो आपको पीडीएफ गया होगा वो मैं डिस्कस करूंगा, तो आप बना के लाना, क्योंकि टेस्ट में इसी से क्वेश्चन आएगा। आपका डे 10 आपका होमवर्क है, पीडीएफ। जिसको नहीं मिला होगा अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से, विठल सर या किशोर सर से आप संपर्क कीजिएगा, समझ लो का। ओके, थैंक्स टू ऑल। कल बना के लाना। नेक्स्ट टेस्ट कब है? सब कुछ बातें विठल सर से, अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से।